आइए अब हम लोग देखते हैं क्लास 9th में। क्लास 9th के सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं आप लोग? यस सर। और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री। क्या देख रहे हैं? केमिस्ट्री। तो परमाणु, अणु और आयन का आज जो है चैप्टर नंबर जो 3 है केमिस्ट्री में 9th क्लास का, उसका आज दूसरा भाग है। समझे कि नहीं? और आज सीधा सीधी हम लोगों को पढ़ लेना है आयन के बारे में। किसके बारे में? आयन के बारे में। चलिए हम लोग आयन के बारे में समझते हैं। तो आइए हम लोग देखें आयन। चैप्टर का नाम था परमाणु, अणु और आयन। तो परमाणु और अणु के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। परमाणु है क्या चीज? तो किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है कि नहीं? किसी भी तत्व का किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या है? अणु है। इस सब के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसे पढ़ा दिए हैं कि नहीं पढ़ा दिए हैं? और सबको कैसे समझा दिए हैं? ये सब टेक्निक तो सारा चीज हम लोग कर दिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। अब आयन देख लीजिए। देखिए आयन क्या है। तो आयन परमाणु हो या इसका समूह हो, क्या बोले? परमाणु या परमाणु का समूह है। परमाणु का छूट गया क्या इसमें? परमाणु का समूह है। समझे कि नहीं? परमाणु या परमाणु का समूह है जिस पर आवेश पाया जाता है। जिस पर क्या पाया जाता है? आवेश। आवेश बोले तो देखिए, जिस पर आवेश, आवेश में चार्ज पाया जाता है, आवेश का बोले तो देखिएगा बहुत सारे तत्वों के माथे पर किसी पर प्लस लिखा हुआ नजर आएगा, किसी के माथे पर माइनस लिखा हुआ नजर आएगा, है ना? जिस पर प्लस है वो धनात्मक आवेश और जिस पर माइनस लिखा हुआ है वह ऋणात्मक आवेश है। तो कोई ना कोई जब आवेश पाया जाता है, परमाणु या परमाणु का समूह है जिस पर क्या पाया जाता है? आवेश पाया जाता है, उसे आयन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो इस हिसाब से देखेंगे तो आयन दो तरह के हो जाएंगे। आयन कितने तरह के हो जाएंगे? दो तरह के। इस हिसाब से देखेंगे तो आयन हमारा दो तरह का हो जाएगा। एक को बोलेंगे हम लोग क्या चीज? धनात्मक आयन। एक को क्या कहेंगे? धनात्मक आयन। और एक को हम लोग कहेंगे ऋणात्मक आयन। क्या बोलेंगे इसको? ऋणात्मक आयन। अब इसको समझिए ध्यान से। ऋणात्मक आयन, धनात्मक आयन रहेगा तो उसके माथे पर प्लस का चार्ज होगा, और ऋणात्मक आयन रहेगा तो उसके माथे पर माइनस का चार्ज रहेगा। तो ये हो गया धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। अब जैसे देखिए ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे क्या चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि जैसे देखिएगा यहां पे है हाइड्रोजन, क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऐसे छोटा कर देते हैं, हमको लिखने में दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। क्या है? सीजियम है। या फ्रांसियम को आप ले लीजिए। किसको ले लीजिए? फ्रांसियम को। इन सबों के माथे पर प्लस का चार्ज होगा। क्या चीज का चार्ज होगा? प्लस का चार्ज होगा। प्लस एक का चार्ज हो जाएगा। तो एक लिखते नहीं है, एक ही वो माथे पर हम क्या दे देते हैं? प्लस दे देते हैं। तो जिसके माथे पर प्लस हो तो वह क्या हो जाएगा? धनात्मक आयन। क्या हो जाएगा? धनात्मक आयन। समझे कि नहीं? अब इसी प्रकार से आप ऋणात्मक में अगर देखेंगे, समझे कि नहीं? तो ऋणात्मक में अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे तत्व ऐसे मिलेंगे, लेकिन उनका जैसे ही माथे पर आ जाएगा चार्ज तो वह अपने गुण को बदल लेंगे। जैसे F से फ्लोरीन होता है तो वो हो जाएंगे फ्लोराइड, Cl से क्लोरीन होता है तो वो हो जाएंगे क्लोराइड। समझे कि नहीं?
यानी कि ये है आपका, जैसे देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इस सब के भी माथे पर माइनस का चार्ज है, तो ये हो जाएंगे ऋणात्मक आयन में। किसमें हो जाएंगे? ऋणात्मक आयन में। जैसे Br के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये हो गया ब्रोमाइड। क्या हो गया? ब्रोमाइड। जैसे I के ऊपर हम माइनस का चार्ज दे देते हैं तो ये हो जाएगा आयोडाइड। एंस्टीन के माथे पर चार्ज दे दिया तो इसका तो यूज नहीं खैर होगा, इसका यूज आपको कहीं भी सूत्र बनाने में होगा भी नहीं, समझे कि नहीं? अब इस हिसाब से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या चीज है कि नहीं? आपको सूत्र बनाने के लिए, किसी भी केमिकल फार्मूला बनाने के लिए, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक प्लस वाले तत्व का, एक माइनस वाले तत्व का। हम लोग यौगिक में क्या पढ़े हैं कि है ना, दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके निश्चित अनुपात में यौगिक का निर्माण करते हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो ये भैया इसमें जो दो तत्व शामिल होंगे या दो से अधिक तत्व शामिल होंगे, है ना, तो वो कौन से तत्व शामिल होंगे? तो उसमें पॉजिटिव भी होगा, यानी कि धनात्मक आवेश वाले भी तत्व होंगे और ऋणात्मक आवेश वाले भी तत्व होंगे। बिना धनात्मक और बिना ऋणात्मक का आपको जो है से सूत्र का निर्माण नहीं होगा। ऐसे भी हम लोगों के एक्चुअल लाइफ में, है ना, हम लोगों को धनात्मक और ऋणात्मक, है ना, जैसे आप बैटरी देखिएगा तो प्लस माइनस है कि नहीं? अगर प्लस को लड़का मान लीजिए, माइनस को लड़की मान लीजिए, तो लड़का लड़की का होना जरूरी है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हर एक चीज को लिए, सूत्र के लिए भी हमको, है ना, प्लस और माइनस दोनों धन आवेशित और ऋण आवेशित कणों की आवश्यकता होती है, तत्वों की आवश्यकता होती है, तभी आपका सूत्र का निर्माण हो सकता है। समझ में आई बात? अब जैसे देख लीजिए, आता है बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। आता है मैग्नीशियम, आता है कैल्शियम, ये सब जो धातु आप देख रहे हैं, या स्ट्रांसियम। क्या आता है? स्ट्रांसियम। या आप बेरियम के बारे में देख लीजिए, बेरियम, या रेडॉन के बारे में देख लीजिए। तो ये सब पर माने जो धनात्मक आवेश होता है वह, ये सब धनात्मक आवेश है, लेकिन इस पर दो गो चार्ज आएगा प्लस का। कितना चार्ज आएगा? दो। तो इस पर प्लस दो का मतलब कि दो गो प्लस। ऐसे ऐसे भी लिखिए या ऐसे ऐसे भी लिखिए, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? इसका मतलब है कि इसके माथे पर दो गो चार्ज है, यानी कि यह धन आवेश है प्लस का अगर है तो, है कि नहीं? उसी प्रकार से इधर देखिएगा तो यहाँ पर है ऑक्साइड और इसके माथे पर दो गो माइनस चार्ज है, समझे कि नहीं? कितना माइनस चार्ज है? दो ठो। आप ले लेते हैं सल्फाइड, तो इसके भी माथे पर कितना चार्ज है? दो ठो चार्ज है, समझे कि नहीं? आप ले लेते हैं, आप मान के चले टेलोरियम ले लेते हैं, सेलेनियम ले लेते हैं, तो इसके भी माथे पर दो गो चार्ज है, टेलोरियम के भी माथे पर दो गो चार्ज है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या मान के चलिए कि पोलेनियम ले लिया, तो इसके भी माथे पर दो ठो चार्ज है, इस तरह से। समझ में आ रही है बात ना? अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, क्या देखेंगे? तो कुछ ऐसे आपको तत्व हैं जो जिनका दो ठो माने दो तरह के धन आवेश होते हैं उस पर। जैसे कैसे? देखिए, आप लोहा को ले लीजिए। किसको ले लीजिए? लोहा को। तो देखिए, एगो ध्यान में रखिएगा, तो लोहा का जो है ये, इस पर दो ठो धन आवेश हो सकता है। एक बार आपको दो भी रह सकता है और तीन में भी आता है। कितना में आता है? तीन में। तो देखिए ध्यान से, जब एफी के माथे पर दो ठो प्लस चार्ज आएगा, कितना चार्ज आ जाएगा? दो ठो। एक है एफी के माथे पर तीन गो चार्ज आ जाएगा, तो इसका नाम बदल जाएगा। जब संख्या कम हो, जब संख्या कम हो तो क्या लिखेंगे? अस। जब संख्या कम हो तो क्या लिखेंगे? अस। और जब संख्या ज्यादा हो तो इसको लिखेंगे इक। क्या लिखेंगे? इक। मतलब जैसे एफी को हम आपको पढ़ाए होंगे कि हम लोग बोलते हैं, है ना, लोहा। लोहा हम लोग क्या बोलते हैं? लोहा। लोहा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आयरन। लेकिन इसका सूत्र होता है क्या चीज? एफी। काहे? लोहा था तो एल से शुरू होना चाहिए था, या आयरन था तो आई से शुरू होना चाहिए था। तो ये भारत में इसको आप जो बोल लीजिए, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है, यूरोप में बोले जाने वाली भाषाओं में जो नाम है, इसका नाम है फेरम। क्या नाम है? फेरम। अब फेरम का स्पेलिंग किससे शुरू होता है? एफ ई से। क्या चीज से शुरू होता है? एफ ई से। इसलिए लोहा का संकेत क्या है? एफ ई। तो
तो अब बताते हैं, जब इसके माथे पर 2 गो प्लस चार्ज आएगा, जब Fe के माथे पर 2 गो चार्ज आएगा तो इसको बोला जाएगा फेरस। क्या बोला जाएगा? फेरस। क्या लगा देना है? अस। जैसे इसका नाम क्या है? फेरम। क्या नाम है? फेरम। जब माथे पर 2 गो चार्ज आ जाएगा ऐसे तो इसका नाम हो जाएगा फेरस। क्या नाम आ जाएगा? फेरस। और जब इसके माथे पर 3 गो प्लस चार्ज आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक। इक लगा देना है। समझ में आ गई बात है? इसका नाम क्या लगा देना है? फेरिक। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम देंगे कि फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो अब आपको फेरस और फेरिक समझना है। कैसे समझना है? जब कम संख्या में हो, यानी कि 2 गो हो तो फेरस, 3 गो हो तो फेरिक। जहां हम फेरिक बोले तो Fe पर 3 चार्ज, और जब फेरस बोलेंगे तो Fe के माथे पर 2 चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार से देखिए कॉपर, तो कॉपर पर भी 2 तरह के आवेश होते हैं। एक ठो होता है 1 और एक होता है 2। तो एक रहेगा तो देखिए यहाँ पे अस लगाना है, और ज्यादा रहेगा तो क्या लगाएंगे? एक। तो इसका नाम हो जाएगा क्यू, कॉपर इसको बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे क्यूपरस। क्या बोलेंगे? क्यूपरस। यहां रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूपरस। आई 3 है तो इसका नाम हो जाएगा क्यूपरिक। आ गया समझ में? इक लगाता है, जैसे इसी में इसका क्या नाम आ जाएगा? ई है तो इसका नाम हो जाएगा फेरस, और यहाँ पे लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरिक। अब आ रहा है समझ में? अब यहाँ कॉपर क्यूपरस है तो Cu 1 चार्ज प्लस, लेकिन जब यहाँ पे Cu पर 2 गो माथा पर चार्ज आएगा तो उसको बोलेंगे क्यूपरस। क्या बोलेंगे? क्यूपरस। इसी प्रकार से अब देख लीजिए, जैसे Ag है तो Ag में भी आपको 2 तरह के आवेश मिलेंगे, है ना? Ag में भी कितने तरह के 2 आवेश मिलेंगे? 2 तरह। एगो है यहाँ पे 1 और एगो है यहाँ पे 2। समझे कि नहीं? आप Ag मैंने समझे है क्या चीज? चांदी। उसको हम लोग लैटिन भाषा में क्या नाम है? अर्जेंटीनम। क्या नाम है? अर्जेंटीनम। तो यहाँ पे अगर एक रहेगा तो अर्जेंटीनस, और यहाँ पे हो जाएगा अर्जेंटेनिक। क्या हो जाएगा? अर्जेंटेनिक। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसी प्रकार से अगर आप Pb को ले लीजिए तो Pb के भी माथे पर 2 तरह के चार्ज आएंगे। एक ठो या तो Pb के माथे पर 2 गो प्लस होगा, और नहीं तो Pb के माथे पर 4 गो प्लस होगा। एक तुरी कितना प्लस हो जाएगा? 4 गो। तो जब 2 गो होगा तो अस, और 4 गो हो जाएगा तो इक। और Pb को हम लोग, Pb मैंने शीशा, लेड, है कि नहीं? लेकिन इसको हम लोग लैटिन भाषा में बोलते हैं पोलम्बम। क्या बोलते हैं? पोलम्बम। तो अगर अस लगाएंगे तो ये हो जाएगा पोलम्बस। क्या हो जाएगा? ये पोलम्बस। और यहां पर ही क्या हो जाएगा? पोलम्बिक। क्या हो जाएगा? पोलम्बिक। क्लियर हो रहा है? ये क्या हो जाएगा? पोलम्बिक। तो जहां हम पोलम्बस का नाम ले लेंगे तो यानी कि Pb पर 2 गो चार्ज, अब पोलम्बिक बोलेंगे तो Pb पर 4 गो चार्ज। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी प्रकार से आप देखिए अस्टेनस, जिसको टीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीन, है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टीन। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको और बढ़िया से समझिए। जैसे एसन है तो एसन के भी माथे पर 2 तरह के चार्ज हो सकते हैं। या तो ये 2 चार्ज हो सकता है प्लस, या फिर इसमें 3 गो चार्ज हो सकता है प्लस का। 3 गो नहीं, 4 गो। कितना हो सकता है? 4 गो। तो ध्यान से समझिए, जब इसके माथे पर 2 गो चार्ज हो जाएगा तो ये हो जाएगा अस्टेनस, और जब 4 गो चार्ज हो जाएगा तो ये हो जाएगा अस्टेनिक। समझ में आएगा बात? इसको बोलेंगे अस्टेनस और इसको बोलेंगे अस्टेनिक। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब कम संख्या में रहेगा तो अस, और ज्यादा संख्या में रहेगा तो इक आपको लगाना है। समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गया? अब देख लीजिए, अब देखिए एक अमोनिया आता है। क्या नाम है इसका? अमोनिया। अगर ये सब याद नहीं है तो ये सब याद रखिएगा। इसके भी माथे पर प्लस चार्ज है। कितना चार्ज है? प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है। समझे कि नहीं? उसी प्रकार से इसमें जिंक आता है, इसके भी माथे पर 2 ठो चार्ज है। समझ में आ रही है बात? अब इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके और थोड़ा बदल देते हैं कि यहाँ से ये अलगे है कि नहीं, इधर से ये अलगे है। आ रहा है समझ में? यहाँ से अलग है, यहाँ से ये अलग हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देख लीजिए ध्यान से, अब आपको समझिए। जैसे देखिए, अब हम वैसे कुछ तत्वों का नाम लिखा रहे हैं
जिसकी संयोजकता जो है, जिसका माथे पर माइनस का 1 चार्ज हो, किसी का माइनस का 2 चार्ज हो, किसी पर माइनस का 3 भी चार्ज है। जैसे देखिए, आप अगर तीसरा का देखिएगा तो जैसे फॉस्फेट को देख लीजिए, PO4, क्या नाम है इसका? PO4। तो इसके माथे पर 3 चार्ज है। इसके माथे पर कितना चार्ज है? 3 चार्ज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। क्या नाम है? फॉस्फेट। आप ले लेते हैं जैसे P, फॉस्फाइड, तो इसके भी माथे पर 3 चार्ज है, इसको बोलते हैं फॉस्फाइड। क्या बोलते हैं? फॉस्फाइड। समझ में आ रहा है बात? आप ले लीजिए N, नाइट्राइड, तो N के भी माथे पर 3 चार्ज है, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। ये सब आपको याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है। अगर ये नहीं पता है तो आपसे सूत्र नहीं बनेगा, ये आपसे सूत्र का निर्माण नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब इस बात को समझिएगा, कुछ हम ऐसे चीजों के बारे में बता रहे हैं, है ना, जिसका सब प्लस माने -1 में इसका नाम आएगा। जैसे देखिए, आप ले लेते हैं OH, OH के माथे पर 1 चार्ज है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रा ऑक्साइड। पता है कि नहीं नाम इसका? इसको बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर हो गया? अब आप मान के चलिए, जिसको ले लेते हैं HSO4, इसको बोलते हैं बाईसल्फेट। क्या बोलते हैं? बाईसल्फेट। जब H लग जाए तो उसको बाई का प्रयोग कीजिए, बाईसल्फेट इसको बोलेंगे। इसके भी माथे पर 1 चार्ज है, इसको बोलते हैं बाईसल्फेट। हम लिख भी दे रहे हैं, बाईसल्फेट। क्या नाम है इसका? बाईसल्फेट। इसके बाद आप लेते हैं SO3। क्या ले लेते हैं? SO3। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सल्फाइट। ट का उच्चारण आएगा। क्या नाम है इसका? सल्फाइट। सल्फाइट। समझ में आ रही है बात? आप ले लेते हैं HCO3। HCO3। अब देखिए, H का मतलब बाई और CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो इसको बोलेंगे बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको? बाई कार्बोनेट। इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, लेकिन जब H हमें भी बताया ना कि H लग जाएगा तो बाई लगा दीजिए, तो इसको बोलेंगे बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? बाई कार्बोनेट। इसको बोला जाता है क्या चीज? बाई कार्बोनेट। समझ में आ रहा है बात? अब आप मान के चलिए कि लेते हैं ClO4। ClO4, तो इसको बोलते हैं क्लोरेट। क्या? अरे पर क्लोरेट। क्या बोलते हैं? पर क्लोरेट। अरे यार, कहां लिखना था और कहां लिख रहे हैं? ClO4, इसको क्या बोलते हैं? पर क्लोरेट। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से देखिए, अभी माइनस वाला इधर अट नहीं रहा है, -1 वाला हम यहां पर लिख दे, -1 वाला का नाम, है ना, यानी कि इसी ग्रुप में आ जाएगा। जैसे आप लेते हैं नाइट्रेट, NO3 पर -1 चार्ज है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। आप ले लेते हैं NO2, इसके भी माथे पर 1 चार्ज है, तो ये हो जाएगा नाइट्राइट। क्या हो जाएगा? नाइट्राइट। समझ में आ रही है बात? आप लेते हैं CH3COO, CH3COO, तो इसको बोलते हैं एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं? एसीटेट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप ले लेते हैं HCOO, HCOO, इसके भी माथे पर 1 चार्ज है माइनस का, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखिए, ClO4 है तो पर क्लोरेट, और ClO खाली रहे, एगो माइनस का चार्ज ऐसे रहे, तो इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोराइड। इसको बोला जाता है हाइपोक्लोराइड। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप देख लीजिए ध्यान से, अगर हम BrO3 ले लें, इसके भी माथे पर 1 चार्ज दे देंगे, तो इसको बोलते हैं ब्रोमेट। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमेट। समझ में आ रही है बात? आप ले लेते हैं MnO4। क्या ले लेते हैं? MnO4, और माथे पर 1 चार्ज देते हैं, तो इसको बोलते हैं पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको? पर मैग्नेट। तो ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब चीज क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। अब जैसे उसी प्रकार से 2 में देख लीजिए, किस में देख लीजिएगा? 2 में। अगर इस पर लिख देते हैं SO3 और माइनस का चार्ज देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइट। ट का उच्चारण हो जाएगा। समझे कि नहीं? आप सिर्फ एस लिए है तो सल्फाइड। ये क्या है? सल्फाइड। यहां पर SO3 लिखे तो सल्फाइड। क्या चीज का अंतर है? यहाँ ड है, यहाँ ट है।
समझे कि नहीं? नाम में देख रहे हैं किसके अंतर है से? अगर सल्फाइड लिखा हुआ है तो एस लिखिए, सल्फाइड लिखा हुआ है तो SO3 लिखिए। और अगर मान के ये तो SO3 हो ही गया है ना, SO3 तो हो गया, SO3 इसमें नहीं है, सल्फाइड है ना, इसमें नहीं है, इसमें है SO4 सल्फेट। एक मिनट, इसमें लेके आइए क्या चीज को? सल्फेट। दो गो चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सल्फेट। क्या हो जाएगा? सल्फेट। समझ में आ रही है बात? है ना। CO3 ले लीजिएगा तो हो जाएगा कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? दो गो चार्ज हो जाएगा इस पर, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। समझे कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। अगर आप देख लीजिए दो चार्ज है H2O3, तो इसको हम लोग बोलते हैं, दो चार्ज है माइनस का, तो थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? थायोसल्फेट। इसको क्या बोलेंगे? थायोसल्फेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो इसको बोलेंगे थायोसल्फेट। आप अगर दो गो चार्ज ऐसे ले लीजिए Cr2O7, इसके माथे पर दो चार्ज है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे इसको? डाइक्रोमेट। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। क्या इसको बोलेंगे? डाइक्रोमेट। अगर CrO4 है, क्या है? सिर्फ CrO4 और दो गो चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? क्रोमेट। क्या बोलेंगे? क्रोमेट। अब यहां पे इसकी जरूरत क्यों है? तो इसलिए इसकी जरूरत है कि जब भी आप रासायनिक सूत्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे? रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र जैसे हम लोग बोलते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग बोलते हैं जल, तो जल कैसे बनता है? तो उसका सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो H जो है अधिकांशतः सूत्रों में, याद रखिएगा, अधिकांशतः सूत्रों में अगला जो नाम होता है वह होता है विद्युत धनात्मक, यानी कि उस पर कैसा चार्ज होता है? धनायन होता है। क्या होता है? धनायन। और जो अंतिम वाला लिखा हुआ रहता है वह होता है ऋणायन। जैसे देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखिए +1 में चार्ज है इसका, ये प्लस वाला है, ये क्या चीज वाला है? प्लस वाला। और ओ देख लीजिए यहाँ है ऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा माइनस वाला, है कि नहीं है? तो किसी भी सूत्र का निर्माण जो होता है वह एक प्लस का होना जरूरी है और एक माइनस का होना जरूरी है। तो इसलिए इसको हम बताए, देखिए ध्यान से, इसलिए इसको बताए कि अगर इन नहीं पता है तो आपको सूत्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये अगर आपको पता है तो सूत्र का निर्माण किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? जैसे यहां पर ही हम कुछ सूत्रों के बारे में आपको समझाएंगे। देखिए आपका चार्ट बना करके हम रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम कुछ सूत्र बताएंगे। कैसे सूत्र बताएंगे? तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको लगे है ना कि ये बदला हुआ है, और यहाँ पे हम लोग सूत्र पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? सूत्र। देखिए ध्यान से, देखिए यहां पे हम लोग पढ़ लेंगे रासायनिक सूत्र। क्या पढ़ लेंगे? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं और कैसे बनाते हैं, समझ में आ रही है बात? दिखाई भी दे रहा है और आपको भी बनाने आ जाएगा, खाली ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और रासायनिक अगर सूत्र बनाने आता है, आप केमिस्ट्री में अगर सूत्र बनाने आ गया तो आप अधिकांशतः चीज सीख गए। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं चलता है कि सूत्र कैसे बनता है, समझे कि नहीं? तो रासायनिक सूत्र हम लोग बनाते हैं दो चीज से। कैसे बनाते हैं? दो चीज से। रासायनिक सूत्र जो होता है वह बनता है कैसे? देखिए, रासायनिक सूत्र, किसी भी सूत्र का निर्माण होता है तो उसमें एक होता है, अगला चीज होता है धनात्मक और अगला चीज होता है ऋणात्मक। ये दोनों के मेल से क्या बनता है? रासायनिक सूत्र बनता है। कैसे रासायनिक सूत्र बनता है? देखिए, सीखिए ध्यान से। जैसे कोई आदमी दे दिया कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, यानी कि यहां पे सोडियम क्लोराइड बोला था, धनात्मक होगा सोडियम, तो सोडियम का संकेत आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। क्या होता है? Na। पढ़ाए हैं ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
है ना, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम आ गया। सोडियम, मैग्नीशियम ऐसे पढ़े हैं ना। तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। तो सोडियम के नीचे लिख देंगे Na। समझ में आ रही है बात? आओ यहाँ है क्लोराइड। तो अभी हम बोले थे ना कि अगर Cl से होता है क्लोरीन, लेकिन जब इसके माथे पर एगो चार्ज आ जाएगा तो हो जाएगा ये क्या चीज, क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, Cl। क्या होता है, Cl। सूत्र कैसे बनता है ध्यान से समझिए। सूत्र हम लोग कैसे बनाते हैं इस बात को ध्यान से समझिए। अब देखिए Na का जो है उसके माथे पर कितना चार्ज है, तो आप देखिएगा Na के माथे पर कितना चार्ज है, 1। कितना चार्ज है, 1। तो इसके नीचे लिख दीजिए 1। समझ में आ गई बात? यहाँ देखिए क्लोराइड के माथे पर कितना चार्ज है, 1। तो इसके भी नीचे लिख दीजिए 1। आ गया? अब E इसके साथ है, E इसके साथ चला जाएगा तो एक सेम चीज है तो खत्म हो जाएगा। तो इसको सीधा लिख दीजिए N, एक मिनट, इसको सीधा लिख दीजिए क्या चीज है, NaCl। यही हो गया सोडियम क्लोराइड का सूत्र। यही किसका सूत्र हो गया, सोडियम क्लोराइड का। आ गया समझ में? अगर ये नहीं आया तो और देखिए ध्यान से। अगला जो सूत्र लेते हैं उसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्फेट। देखिए ध्यान से, सोडियम सल्फेट। हम सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। तो सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का अभी आप लोग क्या पढ़े हैं नाम, Na। अब रह गया सल्फेट। तो देखिए ध्यान से, आपको हम यहां पे लिखवाए होंगे सल्फेट का नाम। देखिए यहां पे SO4। क्या नाम लिखवाए हैं, SO4। इसके माथे पर क्या गो चार्ज है, 2 गो। तो इसको लिखे SO4। तो Na का है +1, तो 1 लिख दीजिए। SO4 पर है -2 चार्ज, तो इसके नीचे 2 लिख दीजिए। अब दोनों का मैंने शादी विवाह करा दीजिए। दोनों का क्या करा दीजिए, शादी विवाह। तो एक चीज एक कर, एक चीज एक कर। तो ये 2 इसके साथ चला जाएगा, ये 1 इसके साथ चला जाएगा। तो Na के पास क्या हो जाएगा, 2 ठो। तो Na2। SO4 के पास 1 है, तो इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का Na2SO4। आ गया बनाने के लिए सूत्र। समझ में आ रहा है बात? और से सीखिए, और हम सिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। हम तीसरा लिख देते हैं आपको बनाने के लिए। कैसे, तीसरा सूत्र का नाम है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अकबकाना नहीं है, आप सीखिए ध्यान से, घर पे भी इसको बनाइए। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है कि नहीं? तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम का सूत्र होता है 2। मैग्नीशियम का Mg। क्या होता है, Mg के माथे पर 2 गो चार्ज होगा। देखिए यहाँ पे Mg के माथे पर क्या गो चार्ज है, 2 गो। तो इसके नीचे 2 लिख दीजिए। लिखा गया? अब यह बाइकार्बोनेट, तो अभी बताए थे कि H लगा हुआ है तो बाई का प्रयोग होगा। तो देखिए HCO3 बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, HCO3। इसके माथे पर कै गो चार्ज है, 1 ठो। तो 1 कर दीजिए ऐसे। कितना चार्ज है, 1 ठो। कोई दिक्कत? अब देखिए ई चला जाएगा इसके पास, ई चला जाएगा इसके पास, आ जाएगा ना। तो चला दीजिए। तो Mg के पास हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी जो 2 है तो ये कि 3 में 2 से गुना कर देगा 6 हो जाएगा, नहीं। HCO3 है तो HCO3 लिख दीजिए पूरा का नाम। आई 2 इसके साथ जाना चाहिए तो इसको कोष्ठ में घेर दीजिए। आई इसके नीचे क्या लगा दीजिए, 2। क्या लगा दीजिए, 2। तब बताइए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, MgHCO3 का होल 2। कैसे पढ़ना है समझ में आ गया बात है? कितना बच्चा को बनाने आ जाएगा सूत्र? आ जाएगा सूत्र बनाने? अब एक और सूत्र देखिए, जब तक आपको नहीं आ जाएगा तब तक हम बताते रहेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए चौथा सूत्र हम बता रहे हैं। चौथा सूत्र हम बता रहे हैं क्या चीज, देखिए ध्यान से। कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया है आपको। क्या दे दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम का सूत्र तो आपको पता होना चाहिए, हाँ Ca होता है, बहुत अच्छा। अब कार्बोनेट, कार्बोनेट का अभी देखिए लिखे CO3 कहीं लिखे होंगे, यहाँ देखिए CO3 लिखा हुआ है। तो इसका कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। अब बताइए कैल्शियम के माथे पर
कै गो प्लस, तो देखिए कैल्शियम के माथे पर इसमें नहीं, तो देखिए यहाँ पे 2, बहुत अच्छा। कैल्शियम के माथे पर कै गो चार्ज है, 2 ठो, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और कार्बोनेट के माथे पर कै गो माइनस चार्ज है, तो कार्बोनेट में भी कितना है, 2 गो है। कितना है, 2 ठो है, तो इसका भी नीचे 2। ये सेम सेम है, ये क्या है, सेम सेम, तो सेम सेम है तो खत्म कर दीजिए। सेम सेम है तो क्या कर दीजिए, खत्म। तो खत्म कर देंगे तो ये बच जाएगा Ca, आई बच जाएगा CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3। आ गया समझ में, CaCO3 आ गया समझ में। और सूत्र देखिए, और सूत्र देखिए, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सबको। अब देखिए हम देते हैं अब इसमें से, अब हम नाम लेते हैं फेरस। क्या नाम लेते हैं, फेरस। क्या नाम ले लिए, फेरस। और नाम ले लेते हैं ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। सूत्र बनाना है किसका, फेरस ऑक्साइड। अब फेरस का सूत्र तो हो जाएगा Fe। अब Fe पर 2 चार्ज हो जाएगा कि 3 चार्ज होगा, अब बताइए। 2 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 2 रहेगा तब फेरस और 3 रहता तब फेरिक। तो यहां लिखा हुआ है फेरस, यानी कि 2 है, तो 2 इसके नीचे, ठीक है। अब ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में भी कितना चार्ज है, 2 चार्ज, तो O के भी नीचे कितना हो जाएगा, 2, तो सेम सेम हो गया, तो सेम सेम खत्म। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, FeO। ये हो गया फेरस ऑक्साइड का सूत्र। ये हो गया क्या चीज का सूत्र, फेरस ऑक्साइड। लेकिन यही रहता फेरिक ऑक्साइड। समझ में आ रही है बात ना, तो अब ध्यान से समझिए। जगहियो तो नहीं है इसमें, नहीं छोड़ कैसे देंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको और समझा सके। समझ में आ रही है बात ना। अब देख लीजिए छठा में यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। समझाना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आप लोगों को सूत्र बनाने के लिए जब तक कि नहीं आ जाएगा तब तक केमिस्ट्री आपका अधूरा रहेगा। ये आ जाएगा तो केमिस्ट्री आपका मजबूत हो जाएगा। अब जैसे फेरिक ऑक्साइड, तब फेरिक का भी सूत्र तो हो जाएगा Fe, लेकिन यहां पर 2 चार्ज आएगा कि 3 चार्ज आएगा, 3 चार्ज। इसके नीचे 3 लिख दीजिए, इसके नीचे क्या लिख दीजिएगा, 3। और ऑक्साइड का तो 2 ही रहेगा, अब 2 इसके साथ चला जाएगा और 3 इसके साथ। हम बनाइए Fe2 और O और 3, ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड समझ में आ गया बात है। आ गया जिंक फॉस्फाइड। एक और सूत्र ले लेते हैं जिसका नाम है क्या चीज, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक का सूत्र होता है Zn, अब फॉस्फाइड का होता है P। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉस्फाइड P। P कितना रखे हुए हैं, चार्ज 3, तो इसके नीचे 3। और जिंक, जिंक देखिए Zn, जो जिंक का कितना है 2, तो ये 2 इसके साथ और 3 इसके साथ। सूत्र बताइए, Zn3P2 बन गया। सूत्र कैसे बनाया जाता है समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत है, बोलिए, दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग आपको सूत्र बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। अब और बताएंगे, छोड़ दें इतना ही तक, अब छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगर ये सूत्र समझ में आ जाएगा तो बनाइएगा, और कहिएगा तो हम 10-15 को सूत्र घर से बनाने के लिए दे देंगे। आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप लोग को लिख लेना है ना। और अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार पुनः इस चीज को देख लीजिएगा दोबारा वीडियो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सूत्र बनाने के लिए धनात्मक और ऋणात्मक आयन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि नहीं समझ लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आणविक द्रव्यमान। अब कौन सा द्रव्यमान पढ़ लेते हैं, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो वजन, द्रव्यमान बोले तो वजन। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आएगा, कैसे निकालिएगा आणविक द्रव्यमान। अगर आ जाएगा तो आप लोग कैसे निकालिएगा आणविक द्रव्यमान, इसके बारे में हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, है कि नहीं। तो ये सीखना बहुत जरूरी है आणविक द्रव्यमान के बारे में। जैसे किसी चीज का आणविक, कोई सूत्र दे देगा, कोई सूत्र दे देगा और कहेगा कि उसका आणविक द्रव्यमान निकालिए।
आणविक का मतलब होता है कि उसका अणु का द्रव्यमान। अणु किसका होता है? तो अणु किसका होगा? तो अणु होगा यौगिक का। अणु किसका हो जाएगा? यौगिक का। इतना तो पता है। यानी कि कोई सूत्र बनेगा तो यानी कि उसका आणविक द्रव्यमान निकाला जाएगा। अब आदमी आपसे पूछ दिया कि NaCl, क्या नाम लिखा हुआ है? NaCl का आणविक द्रव्यमान बताइए। का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आणविक द्रव्यमान समझ में आ रहा है? आणविक द्रव्यमान। तो अब यहाँ यौगिक है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान। तो हम आपको परमाणु भार तो सबका पढ़ाए हैं। हमने कहा था, आपको एक संकेत दिया था कि अगर सम संख्या में है परमाणु संख्या तो सीधे दोगुना लिख दीजिए। अब विषम संख्या में है तो दोगुना करके एक जोड़ दीजिए, है कि नहीं? तो अब यहाँ है दो तत्व है, NaCl नमक का सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है कि नहीं? अब सूत्र कैसे बनता है अभी पढ़ लिए हैं हम लोग। अब इसमें एक थोड़ी विद्युत धनात्मक है, ये क्या है? विद्युत ऋणात्मक है। बिना धनात्मक ऋणात्मक के बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब बताइए NaCl का नहीं, तो अभी आपको हम पढ़ाए हैं Na का परमाणु द्रव्यमान। तो Na का परमाणु द्रव्यमान, तो Na है आपका किसमें? 11 नंबर पर है, परमाणु संख्या इसका 11 है। तो 11 दूनी 22 अब 1 23 पढ़ाए ना परमाणु भार। तो Na का हो गया 23 अब प्लस Cl का 17 होता है, तो 17 दूनी 34 अब 1 35। लेकिन इसको बोले थे कि याद कर लीजिएगा, इसका होता है 35.5। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो इसको लिख देंगे 35.5। अब ये दोनों के जोड़ दीजिए। तो ये दोनों के जोड़िएगा, तो ये दोनों के जोड़िए तो 5 3 8 3 और 2 5 58.5। NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 58.5। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, यहां पे एक बात को सीखिए। जैसे देखिए, जब आप सब्जी ले आते हैं, जैसे आलू ले आते हैं, तो आलू किस में नापते हैं? किलोग्राम में। जैसे कितना आलू है तो बोलते हैं 2 kg, तो उसके बगल में लिख देते हैं 2 kg। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आप दूध लेते हैं तो दूध को किस में नापते हैं? लीटर में। कहते हैं क्या लीटर दूध है? तो भैया 5 लीटर, तो उसको लिख देते हैं 5L, यानी कि 5 लीटर। आप कपड़ा लेते हैं तो कपड़ा लेते हैं तो किस में नापते हैं? मीटर में। तो बोलते हैं कि कितना मीटर कपड़ा है? तो 3 मीटर है, तो उसको बगल में 3 और M लिख देते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं तो आप कहते हैं कि भैया हम लोग कितना दूर पहुंचे हैं? तो 10 किलोमीटर। उसका नाप किस में आता है? किलोमीटर में। आता है कि नहीं आता है? अब भैया बताइए, अगर आप इस सूत्र लिखे हैं उसको अगर आप द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो इसको किस में नापिएगा? केजी में नापिएगा? इसको ग्राम में नापिएगा? लीटर मीटर में नापिएगा? नहीं, इसको नापा जाता है AMU में। किस में नापा जाता है? AMU में। AMU क्या है पढ़ाएंगे। इसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक माने होता है परमाणु, मास माने होता है द्रव्यमान, और यूनिट माने होता है इकाई। तो इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। समझे कि नहीं? हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी खाली निकालने के लिए सीखिए क्या चीज? आणविक द्रव्यमान। तो NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 58.5। अब आपको दे देगा दूसरा, आपको दे दिया जल का आणविक द्रव्यमान बताइए। किसका? जल का, H2O का आणविक द्रव्यमान बताइए। बहुत आसान है, बच्चा लोग को सिखा देते हैं ये सब चीज। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? तो 1। अब हाइड्रोजन कै गो है? 2, तो 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। परमाणु संख्या होता है 8। परमाणु संख्या कितना होता है? 8, लेकिन परमाणु भार कितना होता है? 16। तो इसको लिख देते हैं 16। तो अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। और नापेंगे किस में? AMU में। आणविक द्रव्यमान निकालने आ गया? सीख गया आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए। एक और का दे देते हैं CaCO3। CaCO3 इसका पूछा जाएगा आणविक द्रव्यमान। क्या पूछा जा रहा है? आणविक द्रव्यमान। तो अब देखिए कैल्शियम है यहाँ,
तो कैल्शियम का आणविक द्रव्यमान कितना था? तो कैल्शियम है 20 नंबर पर, परमाणु संख्या इसका कितना है? 20। पढ़ाए हैं? तो 20 दूनी 40, इसका भार हो जाएगा 40 प्लस, अब यहाँ है सी, सी माने कार्बन, सी क्या है? कार्बन, और कार्बन है नंबर 6 पर, तो ये भी सम संख्या था, 6 दूनी 12, इसका भार हो जाएगा कितना? 12। समझ में आ रही है बात? और ऑक्सीजन का अभी बोले कितना है? 16, और यहाँ कै गो ऑक्सीजन वहां है? 3 गो, लिखेंगे 16 गुना 3। आ रहा है समझ में? अब इसको हल कीजिए, 40 और 12 कितना हो जाएगा? 52, और 16 तिया कितना हो जाएगा? 48, 52 और 48 कितना होता है? 100, और नापेंगे किस में? AMU में। क्लियर हो गया? कितना बच्चा को समझ में आ रहा है? तो अब काहे हम लिखवाए थे परमाणु संख्या, संकेत, तत्व का नाम, परमाणु भार, है ना, संयोजकता लिखवाए थे ना आप लोगों को? यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका? अब 20 को तो याद करना ही करना है आपको, एकदम रट जाना है 20 को लगातार। नहीं रट रहे हैं तो ये आपकी गलती है। समझ में आ रही है बात? तो अब इस तरह से हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? अभी आप बोल रहे थे कि सर AMU क्या है, तो अभी हम बताएं ना कि AMU एक मात्रक है जिससे, है ना, किसी भी सूत्र का, रासायनिक सूत्र का आणविक द्रव्यमान नापा जाता है। समझ में आ गई बात? तो AMU का फुल फॉर्म क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक का मतलब हो गया परमाणु, मास का मतलब हो गया द्रव्यमान, और इकाई का यूनिट का मतलब हो गया इकाई। इसको हिंदी में कहेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई। समझ में आ गई बात? इसको क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान इकाई। आखिर AMU ये सब चीज जो सूत्र बन रहा है कि इसको सोडियम के Na बोलिए, है ना, लोहा को फेरम बोलिए, Fe बोलिए, या जितना भी तरह का रसायन शास्त्र में कोई भी चीज का खोज होता है तो किताबों में जो छप के आता है, करता कौन है? या आखिर जे मन से आकर के लिख देगा? नहीं, एक संगठन है। समझे कि नहीं? केमिस्ट्री का एक संगठन है, केमिस्ट लोगों का एक संगठन है, और वह संगठन कोई साधारण नहीं है, अंतरराष्ट्रीय है। कैसा है? अंतरराष्ट्रीय। यानी कि कोई भी चीज का नामकरण हो, या शुद्धिकरण हो, या कोई चीज नया जोड़ना हो, या कोई चीज को हटाना हो, तो उस संगठन में फैसला किया जाता है कि इस चीज को जोड़ा जाए कि हटाया जाए। उस संगठन का नाम है IUPAC। क्या नाम है उसका? IUPAC। तो ये जो परमाणु द्रव्यमान इकाई में ही नापेंगे, यह नामकरण कौन दिया? यह नामकरण कौन दिया? तो यह नामकरण, देखिए ध्यान से, यह जो नामकरण है ना, कि यह नामकरण अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? IUPAC। IUPAC। अब इसका भी पूछता है क्वेश्चन कि IUPAC का फुल फॉर्म बताइए, तो सब बता दे रहे हैं। द्वारा निर्धारित होता है, निर्धारित होता है। आ गया समझ में? केमिस्ट्री में कोई भी चीज होगा, केमिस्ट्री का कोई भी चीज होगा तो इसी के द्वारा निर्धारित होगा। किसके द्वारा? IUPAC। IUPAC का पूरा नाम क्या है? तो I से हो गया इंटरनेशनल। क्या हो गया? इंटरनेशनल। U से हो गया यूनियन, P से हो गया प्योर, A से हो गया अप्लाइड, और C से हो गया केमिस्ट्री। तो इसको पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आ गई बात? तो इसका नाम क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या है बता देते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आ गई बात? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर
एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। अब यही निर्धारित करता है ना कि इसको किस में नापा जाएगा, तो AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। समझ में आ गया बात? अब आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा कि 1 AMU बराबर कितना होगा, समझे कि नहीं? केजी में बताइए, किलोग्राम में बताइए। AMU को यानी कि एटॉमिक मास यूनिट को केजी में बदल दीजिए। तो एटॉमिक मास यूनिट को केजी में बदलना होगा, तो इसका होता है, याद रखिएगा, 1.66। कितना होता है? 1.66 गुना 10 के पावर -27 केजी। सोचिए कितना छोटा हो गया से। एक तो 1.66 नहीं छोटा है ये, एकरा बट्टा में 10 पर 27 को बिंदु दे दीजिए। इसको मान के चलिए कि इतना 1.66 इतना हो गया, ठीक है, ये हो गया 1.66, समझेंगे नहीं? इस पर 27 को ऐसा ऐसा रखे, 27 को 0 दे दीजिए और भागा दे दीजिए, पता चलेगा बहुत ही छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? बहुत ही छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? अगर इसको हम लोग ग्राम में बदल देंगे तो 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 से गुना कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, अगर ग्राम में बदलना होगा तब क्या करेंगे, तो 1.66 गुना 10 के पावर -27। अब केजी है और हमको बदलना है किस में? ग्राम में। तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 पर 1 पर कै गो 0 है? 3 गो, तो 10 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये अगर इसको में हम 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे तो इसको अब ग्राम लिखेंगे कि केजी लिखेंगे? तो अब ग्राम लिखेंगे। अब गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। गुना में पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो 1.66 गुना 10 के पावर, अब -27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -24। कितना हो जाएगा? -24। यहां लिख देंगे -24 ग्राम। समझ में आ गई बात है? समझ में आ गया सबको? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 AMU बराबर कितना केजी, 1 AMU बराबर कितना ग्राम। समझ में आई बात है? तो आप बता दीजिएगा, क्या बताइएगा? 1.66 गुना 10 के पावर -27 केजी। ग्राम में पूछा जाएगा तो 1 AMU बराबर 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां तक इस बात को समझ में आ गया आपको। अब हम लोग पढ़ लेते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या पढ़ लेते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई। अभी तो पढ़े हैं AMU, है कि नहीं? क्या पढ़े हैं? AMU। बढ़िया से इसको और देख लेते हैं कि है क्या चीज। परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एटॉमिक मास यूनिट, और शॉर्ट में इसको क्या पढ़ेंगे? AMU। समझ में आ रहा है बात? परमाणु द्रव्यमान इकाई। चलिए इसको देखिए ध्यान से। समझ में तो आ ही रहा होगा सारा चीज। ना समझ में आए तो जा करके YouTube से मेरा वीडियो देखिएगा फिर से एक बार, तो और समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ आएगा फिर से आप कान लगा के सुनिएगा ध्यान से, तो और समझ में आएगा। जितना बार पढ़ सकते हैं। समझे कि नहीं? देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही किसी चीज को लिख सकते हैं। वो होता क्या है कि एक बनाया गया प्रक्रम, क्या बनाया गया कि कार्बन के 2 तरह के द्रव्यमान होते हैं। याद रखिएगा, कार्बन के कितने तरह के द्रव्यमान होते हैं? 2। कार्बन 14 भी होता है द्रव्यमान, और कार्बन का 12 भी हम लोग पढ़े हैं। अभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो कार्बन का 2 तरह का द्रव्यमान होता है। कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। परमाणु संख्या तो इसका 6 है कि नहीं है? तो इसका 12 भी होता है, 14 भी होता है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई किसको कहा गया? देखिए एक चीज और आपको समझा देते हैं। जब परमाणु संख्या समान, ध्यान समझ रहे हैं, यदि परमाणु संख्या समान, 2 तत्वों का, 2 सेम तत्वों का अगर परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, परमाणु द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग हो, तो इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक। आ गया समझ में?
समस्थानिक, कोई पूछेगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा कि परमाणु संख्या समान। देखिए समस्थानिक किसे कहेंगे, तो परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो। इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक। इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक। तो कार्बन के कितने समस्थानिक, 2, एक तो कार्बन 12 और कार्बन 14। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या कहता है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कहता है कि कार्बन के समस्थानिक, देखिए ध्यान से, कार्बन के समस्थानिक कार्बन के समस्थानिक किसको लेना है, C12 को। किसको लेना है, C12 को, है ना, C12 के 12वें हिस्से, C12 के कैवां हिस्सा, 12वें हिस्से के बराबर होता है। हिस्से के बराबर होता है, बराबर होता है। कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर होता है। अब जैसे कोई पूछेगा किसी का भी द्रव्यमान निकालना है तो यही सूत्र पर निकलता है। कैसा निकलता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने के लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान कोई दे दिया, किसका द्रव्यमान दे दिया, ऑक्सीजन का। हमको द्रव्यमान दे दिया किसका, ऑक्सीजन का, कि भैया आप ऑक्सीजन का द्रव्यमान बताइए। किसका द्रव्यमान, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए या किसी भी चीज का द्रव्यमान निकालिए, आपको कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर उसका मान होगा। कैसे, देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो आपको क्या ले लेना है, कार्बन 12। क्या ले लेना है, कार्बन 12। कार्बन 12 ले लिए, इसके 12वें हिस्से का 1/12। कार्बन 12 का कितना ले लेंगे, 1/12। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। अब ध्यान से देखिए, कार्बन 12 का द्रव्यमान तो 12 होगा। कार्बन का 12 का कितना होता है, 12। 12 का 1/12 गुना 16, तो 12 से 12 क्या हो गया, खत्म। 12 से 12 क्या हो गया, खत्म। बच गया एक में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 AMU। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 AMU होता है कि नहीं होता है, जोर से बोलिए। उसी प्रकार से सोडियम का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, सोडियम का। तो सोडियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, C12 का 1/12। और सोडियम का परमाणु संख्या 11 दूनी 22 अब 1 23, कितना होता है 23, तो गुना 23। अब कार्बन 12 का होता है 12, 12 का 1/12 गुना 23, 12 से 12 खत्म, 1 बचा, 1 में 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो जितना का भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है उसको सही तरीका यही लिखने का है। हम लोग भले याद करते हैं 16, 23, 25, लेकिन ऐसे ही लिखा जाता है। समझ में आ गई बात है। तो ये हो गया आप लोगों का परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं डाल्टन के बारे में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसको भी पढ़ा देते हैं, क्या पढ़ा देते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगला टॉपिक है जिसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ध्यान से समझिए। डाल्टन, ये डाल्टन साहब क्या कहा था हम लोगों को, परमाणु के बारे में इनकी क्या विचारधारा थी। तो इनकी विचारधारा थी, ये कहा करते थे बराबर कि सभी पदार्थ, आप कोई पदार्थ ले लीजिए, आप किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, उसका सबसे छोटा जो कण होगा वह परमाणु होता है। उसका सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। समझ में आ गई बात। ये बतिया किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। क्या कहा था, फिर से बताते हैं कि सभी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, देखिए क्या बोला था, से सभी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है, परमाणु होता है।
इन्होंने कहा था ना कि परमाणु इतना छोटा होता है, जब सबसे सूक्ष्मतम होगा, सबसे छोटा होगा, तो उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा था दूसरी बात कि परमाणु जो है ना अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है। यानी कि अविभाज्य के मतलब है कि उसको टुकड़ा टुकड़ा और नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बतिया गलती उन्होंने कह दिया था। अभी तो हम लोग परमाणु को बहुत सारे भाग में बांट देते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉनों में, प्रोटोनों में, माइसन प्लस में, पाई प्लस में, सब तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं? वैसे आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि परमाणु को 3 भाग में बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु टूटबे नहीं करेगा। ये बतिया गलती बोल दिए थे ना, तो लेकिन ये बोले थे बतिया को लिख देना है। इन्होंने यही कहा था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। ये बतिया के बोले थे? डाल्टन साहब। कौन बोले थे? डाल्टन साहब। समझे कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, इन्होंने तीसरी बात क्या कहा? डाल्टन साहब ने और परमाणु के बारे में क्या बताया है कि नहीं, इसको भी जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि समान तत्व का जो द्रव्यमान होगा उसके रासायनिक गुण समान होता है। समान तत्व का द्रव्यमान, देखिए ध्यान से, समान तत्व का द्रव्यमान, एक तरह का अगर तत्व रहेगा तो उसका द्रव्यमान और उसका रासायनिक गुण एवं रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। समझे कि नहीं? चाहे वह जहां से प्राप्त कर लीजिए। समझे कि नहीं? अगर आपको मान के चलिए कि कोई भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन चाहे जहां से मिले, समझे कि नहीं, वह उसका गुण एक ही तरह का सब जगह होगा। समझे कि नहीं? और उसका जो माने ये होगा, उसका द्रव्यमान जो होगा, उसका जो भार होगा, चाहे वो ऑक्सीजन जहां से भी प्राप्त कर लीजिए, उस भार भी एक हो जाएगा। यानी कि आप जो तत्व ले रहे हैं, चाहे उसका स्रोत कहीं से भी हो, लेकिन उसका कहने का मतलब था है ना कि वो उसका तत्व का द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। समझे कि नहीं? उसी प्रकार से, जैसे देखिए, उसी प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि भिन्न भिन्न तत्व है। जैसे आप ले लिए कोयला ले लिए और लोहा ले लीजिए, तो कोयला का गुण अलगे है, लोहा का गुण अलगे है। तो 2 गो भिन्न भिन्न तत्व ले लीजिएगा तो उनका गुण भी अलग हो जाएगा और उनका क्या होगा? द्रव्यमान भी अलग हो जाएगा। उनका वजन कुछ होगा, कोयला का वजन कुछ होगा, सोना का वजन कुछ होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इन्होंने यही भी बात कहा था कि भिन्न 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 तत्व का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर समझ में बोलिए नहीं रहा है जी, थक गया क्या? हाँ, सीधा बैठ जाइए। अब देख लीजिए और इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात बोला, किसी यौगिक में, यौगिक आप समझ रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर के बना है। 50 बार तो ये बोले होंगे, समझे कि नहीं? तो क्या इन्होंने कहा था? इन्होंने कहा था कि किसी यौगिक में तत्व आपस में, किसी यौगिक में तत्व आपस में, किसमें? आपस में, किसी भी यौगिक में तत्व आपस में जो अभिक्रिया करेंगे, जो क्या करेंगे? अभिक्रिया। क्या करेंगे? अभिक्रिया न्यूनतम पूर्ण संख्या में करते हैं। न्यूनतम पूर्ण संख्या में करते हैं। न्यूनतम किसमें करते हैं? पूर्ण संख्या में ही करेंगे। समझे कि नहीं? पूर्ण संख्या में करते हैं। जिसे आप जितना सूत्र बताए, देखिए ध्यान से, अभी आप लोगों ने जितना सूत्र पढ़ा, देखिए ध्यान से, ये सब सूत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? तो जो सेम सेम था या कटने वाला था तो उसको तो काट कूट करके हम लोग समान कर दिए। लेकिन अगर का इसको कैसे काटिएगा? तो इसको काटिएगा इसे, 3 और 2 है, 3 और 2 है, तो इसको काट दीजिएगा, 1.5 दूनी 3, यहाँ 1.5 यहाँ 1 लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा सूत्र? ए फी 1.5 है ना, ए फी
एफ ही एक और 0 1.5 ऐसे लिखिएगा। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा तब पूर्ण संख्या में। तो 1.5 पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। अब आया समझ में इस बात को? तो उन्होंने यही बात कहा था कि जब भी लिखा जाएगा तो इसी तरह से पूर्ण संख्या में लिखा जाएगा। ये नहीं कि दशमलव में ले आन दीजिए मान या बट्टा में ले आन दीजिए मान, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इन्होंने एक बात और कही थी, क्या कही थी? इन्होंने एक बात और क्या कही थी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप न तो परमाणु की उत्पत्ति होती है और न ही परमाणु का नाश होता है। समझे कि नहीं? परमाणु न नया उत्पन्न होगा न परमाणु का नाश होगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है भैया? तो न तो परमाणु की उत्पत्ति, न तो परमाणु की उत्पत्ति, न तो परमाणु की उत्पत्ति और न ही नाश, और न ही नाश होता है। समझ में आ गई बात? ये सब बात किसने कहा था? तो ये सब बात डाल्टन ने कहा था। तो अगर आपको आ जाएगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताइए, तो इन सभी बातों को आपको लिखना पड़ेगा। इन सारी बातों को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। आ गया समझ में? अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, मोल कल्पना। क्या पढ़ लेते हैं? मोल कल्पना। अब मोल कल्पना के बारे में सीखेंगे कि मोल कल्पना क्या है, मोल है क्या चीज। तो देखिए, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था एवोगाड्रो मोल। उनका नाम क्या था? एवोगाड्रो मोल। उन वैज्ञानिक ने एक परिकल्पना दिया, एक अपना सोच दिया, और अपने नाम के नाम पर उसने उस सिद्धांत को या उसने उस नियम को मोल कल्पना कहा। क्या कहा? मोल कल्पना। जैसे पदार्थ का परिणाम होगा, तो पदार्थ का जितना भी परिणाम होगा उसको हम लोग किस में नापेंगे? तो उसको नापा जाता है मोल में। जो भी पदार्थ आप लेते हैं ना, तो उसको नापते हैं किस में? मोल में। जैसे आप देखिए, मापन का मतलब समझ लीजिए, बात समझिए। जैसे हम लोग कहते हैं 1 दर्जन, तो जैसे ही कहते हैं 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कै गो चीज को आप ले लेते हैं? 1 दर्जन में कितना चीज होता है? जोर से बोलिए। 12 गो। तो बोलबे नहीं करता है जी। 1 दर्जन में कै गो? तो जब ये बोलेगी तब तो दर्जनों नहीं पता चलता है। एक जोड़ा में कै गो? एक जोड़ा में, जोड़ा कै गो कहा जाता है? सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग ना। एक जोड़ा में किस बच्चों को हम 9th क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कितना कमजोर बच्चा आता है बाहर का। जोड़ा का मतलब नहीं पता है कि एक जोड़ा में 2 संख्या होता है कि 24 गो होता है। बोला 24 गो। एक जोड़ा में कै गो? जोड़ा कितना के बोला जाता है? देखिए, सोच लीजिए आप ही लोग, किस बच्चे को हम पढ़ा करके क्या करते हैं, आप समझ सकते हैं, है ना। एक जोड़ा बराबर 2 गो, तो फिक्स्ड है संख्या। अब क्या तो नहीं समझ में आ रहा होगा, भगवान ने जाने। अब किसको हम पढ़ा रहे हैं, आई सब अजूबा लेकिन सब कहीं ना कहीं से आया है पढ़ करके। समझे कि नहीं? सोच लीजिए कि क्या स्थिति है, किन गधों को हम पढ़ाते हैं। आप यही से वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। मोल कल्पना देखिए, अब आप लोग तो कम से कम सीखिए, जो भी मेरा वीडियो इसको देख रहे हैं वो आप सीख सकते हैं। इतना तो कमजोर आप नहीं होंगे जितना कमजोर मेरे पास है इन लोग, है ना। इतना तो कमजोर आप लोग नहीं होंगे। चलिए, मोल कल्पना के बारे में देख लीजिए। बताइए, जोड़ा नहीं पता है कि एक जोड़ा में कै संख्या, एक दर्जन में कै गो, है ना, एक जिस्ता में कितना संख्या, एक ग्रूस में कितना संख्या, गंडा में कितना संख्या। अब आता है यहाँ पढ़ने के लिए, इन बच्चों को हमको पढ़ाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि कितना हमको मैंने जलील होना पड़ता है इन बच्चों के माध्यम से। अब हम 9वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप जोड़ा जोड़ी हम पढ़ाएं, जोड़ घटाओ यहाँ पढ़ाएं कि सब बड़ा बड़ा लड़की और लड़का है, क्या बताएंगे सबको। एक जोड़ा में कितना संख्या, तक कहता 24 गो। राम राम। मोल कल्पना, है ना, क्या कहते हैं? मोल कल्पना। तो क्या है मोल कल्पना? एवोगाड्रो
है ना, क्या नाम है इसका, एवोगाड्रो मोल नामक वैज्ञानिक, एवोगाड्रो मोल नामक वैज्ञानिक, है ना, एवोगाड्रो मोल नामक वैज्ञानिक ने मोल परिकल्पना, एवोगाड्रो मोल नामक वैज्ञानिक ने मोल परिकल्पना दिया। ठीक है, मोल के बारे में इस नामक वैज्ञानिक ने हमको दिया, है ना, एवोगाड्रो मोल नामक वैज्ञानिक ने हमको मोल परिकल्पना दिया। और मोल परिकल्पना क्या है, तो भैया पदार्थ का परिणाम जो है, पदार्थ का परिणाम, पदार्थ का परिणाम, पदार्थ का जो परिणाम होता है उसको मोल से मापते हैं। किससे नापते हैं, मोल से मापते हैं, मोल से मापते हैं। पदार्थ की परिकल्पना को किससे नापते हैं, मोल से मापते हैं। क्या मोल मोल के लिए, तो जिसको जोड़ा नहीं बुझा रहा उसको मोल बुझाएगा। भर जिंदगी आप लोग पढ़ते रहिएगा, एक बार नहीं 100 बार भी पढ़िएगा, और दुनिया के कितना हूं बेस्ट टीचर पढ़िएगा तो आपको नॉलेज नहीं होने वाला है। ये भी आप लोग रट लीजिए इस बात को। पदार्थ का परिणाम किससे नापते हैं, मोल से मापते हैं। किससे नापते हैं, मोल से। जैसे देख लीजिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा, जो वीडियो देख रहे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि आप समझ रहे होंगे, है कि नहीं। जैसे देखिए, पदार्थ का परिणाम मोल से मापते हैं। कैसे, आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लीजिए, कैसे नापा जाता है, इसका भी मान कैसे फिक्स किया जाता है उसके बारे में समझ लीजिए। जैसे देखिए, हम लोग जैसे एक चीज है, शब्द है जिसका नाम है दर्जन, और जैसे ही दर्जन का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में एक परिकल्पना आ जाती है कि दर्जन बराबर होता है 12 ठो। दर्जन का मतलब कितना होता है, 12। हम समझाने के ख्याल से बता रहे हैं 12। आप बोलते हैं जोड़ा, तो जोड़ा का मतलब आप समझते हैं 2 संख्या। कितना संख्या, 2 संख्या। जोड़ा का मतलब कितना समझते हैं, 2 संख्या। उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि 1 मोल बराबर कितना संख्या। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 संख्या फिक्स्ड है, 1 जोड़ा बराबर 2 संख्या फिक्स्ड है, गंडा बराबर 4 संख्या फिक्स्ड है। समझे कि नहीं, सप्ताह का मतलब 7 ही फिक्स्ड है। उसी प्रकार से 1 मोल बराबर ये फिक्स्ड है कण, वो कण फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है कि वह कण होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण। अब सर ये कण क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। 10 के, इसको पहले आपको एकदम याद रख लेना है, एकदम जी जान लगा करके। अरे अब बोलो ना गधा बाकी समझ में आ रहा है कि नहीं से, देखिए ना, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे दर्जन फिक्स्ड है 12 गो, जोड़ा फिक्स्ड है 2 गो, गंडा फिक्स्ड है 4 गो का, सप्ताह फिक्स्ड है 7 का, उसी प्रकार से मोल फिक्स्ड है इतना का। आई कण क्या है, तो देखिए, अगर आप तत्व लीजिएगा तो तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है, तो कण के जगह पर परमाणु। अगर तत्व लिखा रहेगा तो परमाणु लिख दीजिएगा, अगर यौगिक लिखा रहेगा तो अणु लिख दीजिएगा, अगर माइनस या प्लस का चार्ज है तो यहाँ पे आयन लिख दीजिएगा। बस, कण का मतलब वही होता है। कण बोले तो 3 चीज, क्या क्या चीज, परमाणु, अणु, आयन। परमाणु, अणु और आयन, यही लिखना है कण के जगह पर। 1 मोल बराबर यह मान फिक्स्ड है। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होता है, 1 जोड़ा बराबर 2 होता है, 1 गंडा बराबर 4 ही होता है, उसी प्रकार से 1 मोल बराबर इतना ही होता है। ये याद कर लेना है, इसमें कोई आगे पीछे मान नहीं करना है, अपने मन से कोई तरह की बात नहीं करना है, इसको याद कर लेना है। क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या। इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। तो आपसे पूछा जाएगा कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण। अब कण के जगह पर परमाणु, अणु और आयन। जब तत्व पूछा जाएगा तो परमाणु बोलना है, यौगिक पूछा जाएगा तो अणु बोलना है, अगर कोई तत्व लिखा हुआ उसके माथे पर प्लस या माइनस दिया हुआ है तो आयन बोलना है। समझ में आ गई बात?
जैसे आप देखिए, एक चीज और समझा देते हैं आपको बढ़िया से, कैसे बोलिएगा इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला तक क्या लिखते हैं? 12 केला, यानी कि जो यहां लिखते हैं वही यहां लिखते हैं। आपको कहा जाता है लिखने के लिए, जैसे 1 दर्जन कलम, 1 दर्जन कलम, तो आप लिखते हैं 12 कलम, यानी कि जो बात यहां लिखे हैं वही बात यहां लिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे कहते हैं 1 दर्जन आम, तो यहां आम लिखे तो यहां भी लिखेंगे 12 आम, जो यहां वही यहां लिखते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से इसमें अगर कहा जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन, तो अब यहां पे देखिए क्या लिखेंगे? 6.022 गुना 10 के पावर 23। अब ऑक्सीजन क्या है? तो इतना बुद्धि दिए है ना कि यह एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। तो यहां क्या लिखा जाएगा? परमाणु। यहां क्या लिखा जाएगा? परमाणु। समझ में आई बात? कहते हैं 1 मोल Na, 1 मोल Na बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु। क्या लिखेंगे? परमाणु। लेकिन कहते हैं 1 मोल जल, और जल क्या है? यौगिक। जल क्या है? यौगिक। तो यहां लिखा जाएगा 6.22 गुना 10 के पावर 23 और अणु लिखा जाएगा। हाँ, इतना तो दिमाग आप काम कर रहा है इन लोग का, है कि नहीं? अगर लिखा हुआ है 1 मोल ऑक्साइड, यानी कि ओ के ऊपर माइनस चार्ज है, तब क्या लिखेंगे? 6.022 गुना 10 के पावर 23 आयन लिखेंगे। समझ में आ गई बात ना? तो इस तरह से हम लोग ये करेंगे। 1 मोल बराबर इतना, तो अगर 5 मोल करेंगे, जैसे कह दिए 5 मोल है ना, 5 मोल जल बराबर कितना? तो अब देखिए सीधा क्या कीजिएगा, 5 मोल है तो 5 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु, क्योंकि यहाँ पे यौगिक है। यौगिक है तो क्या लिखा जाएगा? अणु। समझ में आ गई बात? और इसको में 5 से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा से आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? तो ये चीज को आप लोगों ने देखा ध्यान से, समझा ध्यान से, मोल कल्पना के बारे में आप लोगों ने सीखा ध्यान से। अब देखिए यहां पर एक बात आपको नोट करवा दे रहे हैं। क्या नोट करवा दे रहे हैं? किसी भी तत्व का परमाणु भार, जैसे ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो किसी भी तत्व का जो परमाणु भार है या उसका आणविक द्रव्यमान है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं से, किसी भी तत्व का कौन सा भार? परमाणु भार, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? आणविक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। किसी भी तत्व का परमाणु भार या उसका आणविक द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो सर इसका मतलब क्या हो गया? तो अरे भैया, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? तो 16 AMU है। कितना है? 16 AMU। तो इस 16 AMU बराबर को कहेंगे 1 मोल। क्या कहेंगे? 1 मोल। इस 16 AMU बराबर कितना हो जाएगा? 1 मोल। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु भी बोल सकते हैं, है ना, या कण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 23 परमाणु भी बोल सकते हैं या कण भी बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे सोडियम का कितना होता है? 23 AMU, इतना बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल। इसको बोल सकते हैं 022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु या कण। परमाणु या कण बोल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा आपको बोलना है। यानी कहने का मतलब क्या है? तो ध्यान से समझिए। मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा साइड में इधर हम बनाते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है, बैटरी भी समाप्त हो गई। देखिए ध्यान से कैसे हम लोग समझेंगे इस बात को। यानी कि जो मोल है वो मोल बराबर क्या होता है? तो मोल बराबर आपका होता है दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान
जो द्रव्यमान आपका दिया हुआ है, अब बटा जो दिया गया द्रव्यमान है बटा परमाणु भार या आणविक भार, परमाणु भार या आणविक भार, इसको आप याद कर लीजिएगा। यही ना चीज अभी निकाले हैं, कैसे तो याद कर लेना है। जैसे देखिए दिया गया द्रव्यमान परमाणु भार, जैसे आपको मोल निकालना है तो कितना किसमें कितना मोल है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन से समझ लीजिएगा। कैसे समझ लीजिएगा, 36 ग्राम जल में हम दे दिए कि 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल का मतलब होगा 36 ग्राम H2O में कितना मोल होगा, में मोल बताओ, मोल बताओ, मोल भी बताओ और कण की संख्या भी बताओ। किसकी संख्या बताओ, कण की संख्या, कण की संख्या बताओ क्या होगा। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, मोल, कि पूछ रहा कितना मोल, तो आंसर देखिए मोल बराबर क्या लिखा हुआ, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है 36 बटा दिया गया द्रव्यमान कितना है 36, आणविक भार या परमाणु भार किसका निकालेंगे, जल का, H2O का। तो H का होता है 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी कि 36 बटा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, कितना मोल हो जाएगा 2 मोल। आंसर 36 ग्राम जल में कितना मोल हो गया 2 मोल। न्यूमेरिकल आ रहा है बनाने के लिए। अब बोल रहा है कण की संख्या, क्या बोल रहा है, कण की संख्या। तो भैया कण की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 मोल हुआ था, 2 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23, यहां पे है